अगले ही दिन से मेरे पेट से बकरियां निकलने लगीं, जिन्हें बेचकर मैं अमीर बन गया। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी सुमन के साथ रहता था। उसके पास जायदाद के रूप में एक टूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वह अपने पुरखों की जमीन जोतकर खेती किया करता था। एक सुबह माधव खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। सुमन बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ और हाँ, मुझे आने में शाम हो सकती है, इसलिए तुम घर का सारा काम और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूंगा। और हाँ, तुम राह मत ताकना। ज्यादा रात हो तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत आवश्यक है। अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो चुका था। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो वो कल की 2 रोटियां हैं। अब इसे मैं खाऊं या आप? माधव के पास राशन खत्म हो चुका था। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वह खुद खा लेता या अपनी बेटी को दे देता। सुमन बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है। जब खेत से लौटूंगा तब मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम वो रोटी खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत काम है। इतना कहकर माधव खेतों में निकल जाता है। उसे 2 चिंताएं सता रही थीं, फसल लगाना और अगले वक्त का भोजन जुटाना। वह निराश होकर कुदाल चलाने लगता है। तभी वहां उस इलाके का लालची सेठ करोड़ीमल अपने नौकर लल्लू के साथ आ जाता है। माधव को मेहनत करते देख वह एक योजना बनाता है। अरे लल्लू, देखो तो माधव कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत मुझे खटक रही है, क्योंकि ये मेरे अंडर काम नहीं कर रहा है। पूरे गांव में बस यही एक जमीन बची है जो मेरे नाम नहीं है। आज किसी भी हालत में इस जमीन को अपना बना कर रहूंगा। लेकिन मालिक, जहाँ तक मुझे पता है माधव मर जाएगा, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन कभी नहीं देगा। उसके लिए आपको सब्र करना होगा। कभी ना कभी उसे आपकी जरूरत पड़ेगी और उसी का फायदा उठाकर आप उसकी जमीन हथिया लेना। नहीं नहीं लल्लू, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। आज कैसे भी इसका जमीन हथिया कर ही रहूंगा, क्योंकि किसी भी इंसान की कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। देखो माधव कितना परेशान लग रहा है। चलो, अब हमारा काम बन गया। सेठ करोड़ीमल बहुत ही बेईमान था। वह माधव के पास जाकर हमदर्दी जताने का नाटक करता है। अरे माधव, आजकल तुम्हें देख रहा हूँ बहुत उखड़े उखड़े से रह रहे हो। क्या बात है? घर में कोई समस्या है या पैसों की बात है? देखो माधव, तुम्हें कोई भी परेशानी हो बेहिचक मुझे बता सकते हो। आखिर गरीब बेबस की मदद करना हमारा फर्ज है। कुछ नहीं सेठ जी, बस घर में राशन खत्म हो गया है। अगर आप हम पर थोड़ा रहम करें और कुछ पैसे उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब फसल तैयार होगी तो मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे माधव, तुम चिंता मत करो। तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखे नहीं रहोगे। ये लो कुछ पैसे, इससे राशन खरीद लेना। कोई और समस्या हो तो बेहिचक मेरे पास आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी है। सेठ की चाल सफल हो गई थी। माधव खुशी खुशी बाजार चला गया। उधर लल्लू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिक, आपने उसे बिना किसी फायदे के पैसे क्यों दे दिए? आपने तो कहा था जमीन हथिया लेंगे। अरे लल्लू, तू बेवकूफ ही रहेगा। अगर मैं अभी जमीन मांगता तो वो भूखा रह जाता, पर जमीन नहीं देता। अब जिस दिन फसल तैयार होगी वो कर्ज चुकाने के लिए अनाज बेचेगा, और तब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसे अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में माधव की फसल लहलहाने लगी। जैसे ही फसल तैयार हुई, अरे माधव, सेठ सुना है करोड़ीमल और तुम्हारी लल्लू फसल खेत काफी पर अच्छी पहुंच हुई गए। है। पूरे गांव में सबसे अच्छा अनाज तुम्हारा है। तुम्हारा तो भाग्य चमक गया। हाँ सेठ जी, अब इसे बेचकर मैं आपका कर्ज भी उतार दूंगा। अरे माधव, तुम अनाज लेकर बाजार क्यों जाओगे? इसे मुझे ही बेच दो। कर्ज के पैसे काट लूंगा और तुम्हें भी भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो, क्या दाम लोगे? सेठ जी ठीक ही कह रहे हैं, बाजार ले जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, लेकिन इसका दाम पूरे 8,000 रुपये होगा। वाह माधव, इतना महंगा अनाज? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये अनाज अभी जिस हालत में है मुझे ठीक उसी हालत में चाहिए। मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। आप पैसे दे दीजिए।
ये लो पैसे। और सुनो, अब से ये अनाज तो मेरा हुआ ही, साथ में ये जमीन भी मेरी हुई, क्योंकि तुमने कहा था कि अनाज जिस हालत में है उसी हालत में दोगे, और अनाज अभी जमीन के ऊपर खड़ा है, इसलिए अनाज के साथ ये जमीन भी अब मेरी है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये तो धोखा है। धोखा नहीं, ये व्यापार है लल्लू। देखा, मेरा प्लान सफल रहा। वाह सेठ जी वाह, आपने एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया है। मेरे मन में आपके लिए इज्जत थी, लेकिन आपने तो छल किया। याद रखिएगा, एक गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। आपका घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। माधव टूट चुका था। वह रोते हुए घर पहुंचा। जब उसकी बेटी सुमन ने उसे इस हालत में देखा तो वह व्याकुल हो गई। क्या हुआ पिताजी? आप तो सुबह बहुत खुश थे कि फसल अच्छी हुई है, फिर आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए, क्या बात है? माधव ने सुबकते हुए सुमन को सारी बात बताई कि कैसे सेठ ने उसे अपनी शर्तों के जाल में फंसाकर फसल के साथ साथ उनकी पुश्तैनी जमीन भी हड़प ली। ये सुनकर सुमन की आंखों में अंगारे दहक उठे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अभी आपकी बेटी जिंदा है। उस लालची सेठ को इतना आसान नहीं होगा हमें बेवकूफ बनाना। चलिए अभी सरपंच के पास, न्याय वहीं होगा। सुमन अपने पिता को लेकर पंचायत पहुंचती है। गांव के बीचों बीच पंचायत बैठती है, लेकिन सरपंच सेठ करोड़ीमल का पुराना मित्र था। सरपंच जी, सेठ जी ने मेरे भोले पिताजी को धोखे से उनकी जमीन हड़प ली है। क्या एक किसान की मेहनत और उसकी जमीन को इस तरह छल से छीनना न्याय है? देखो सुमन, सारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि गलती माधव की ही है। सेठ ने शर्त रखी थी कि वो अनाज जिस हालत में है उसी हालत में खरीदेगा, और माधव ने पैसे लेकर सौदा पक्का किया। कानूनन अब वो जमीन और अनाज सेठ का है। पंचायत का यही फैसला है। सुमन और माधव निराश होकर घर लौट आए। माधव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपनी जमीन खोने के गम में उसी रात उसे दिल का दौरा पड़ा पिताजी, और वह अपनी आप बेटी को मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा छोड़कर इस सकते। दुनिया से चला गया। हे भगवान, ये क्या किया आपने? उस पापी सेठ की वजह से मेरे पिता की जान गई है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब उसका पाला एक पढ़ी लिखी लड़की से पड़ेगा। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। कुछ महीने बीत गए। सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के बचे हुए थोड़े से पैसों से एक ट्रैक्टर किराए पर लिया और 10 बोरी अनाज लेकर बाजार के उसी मोड़ पर बैठ गई अच्छा और जहां सस्ता सेठ अनाज अक्सर ले जाओ। गुजरता था। ऐसा अनाज पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। अरे लल्लू, देखो तो, ये वही माधो की लड़की है। सस्ते में अनाज बेच रही है। क्यों ना इसे भी अपनी बुद्धि से ठगा जाए? सेठ सुमन के पास पहुंचता है, ये जानते हुए भी कि वह उसे लूटने आया है। सुमन मन ही मन मुस्कुराती है। सुनो लड़की, मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदना चाहता हूँ, चाहे जो भी दाम हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये अनाज अभी जिस भी हालत में है, क्या तुम उसी हालत में बेचोगी? फंस गया शिकार, अब आएगा मजा। ठीक है सेठ जी, मैं इस अनाज को उसी हालत में बेचूंगी जिस हालत में ये अभी है। दाम होंगे 5000 रुपए। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप जो 5000 रुपए मुझे देंगे वो भी जिस हालत में होंगे मैं उसी हालत में लूंगी। मंजूर है? मंजूर है। मुझे लगा था तू चालाक है, पर तू भी अपने बाप जैसी ही निकली। चल, ट्रैक्टर लेकर मेरे घर पहुंच। सुमन ट्रैक्टर लेकर सेठ के आलीशान घर के सामने पहुंचती है। बोलिए सेठ जी, अनाज कहाँ उतारूं? अनाज उतारना कैसा? शर्त क्या थी? जिस हालत में है वैसे ही लूंगा। अनाज ट्रैक्टर पर है, इसलिए अब से अनाज के साथ ये ट्रैक्टर भी मेरा हुआ। ठीक है सेठ जी, आप अनाज और ट्रैक्टर दोनों रख लीजिए। अब मेरा पैसा दीजिए। रुको, अभी तिजोरी से पैसे लेकर आता हूँ। ठहरिए सेठ जी, शायद आप अपनी शर्त भूल रहे हैं। मेरी शर्त थी कि पैसे जिस हालत में होंगे मैं उसी हालत में लूंगी। आपके पैसे अभी आपके घर के अंदर तिजोरी में है, इसलिए शर्त के मुताबिक अब उन पैसों के साथ आपका ये पूरा घर भी मेरा हुआ। क्या
क्या बकवास कर रही है? 5,000 के बदले मेरा घर? क्यों सेठ जी, आपने अनाज के बदले जमीन ली थी, तो मैंने पैसों के बदले घर मांग लिया। चलिए अब पंचायत में देखते हैं सरपंच जी अब क्या फैसला करते हैं। सुमन बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? 5,000 रुपए के लिए किसी का घर लेना तो सरासर नाइंसाफी है। नाइंसाफी? सरपंच जी, जब इसी सेठ ने 8,000 के अनाज के बदले मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन छीन ली थी, तब आपका न्याय कहाँ था? अगर अनाज जिस हालत में है उसके साथ जमीन उसकी हो सकती है, तो पैसा जिस घर की तिजोरी में है उस घर पर मेरा हक क्यों नहीं? आज आपको सच का साथ देना ही होगा, वरना मैं शहर जाकर बड़े साहब को बुला लाऊंगी। फिर आपकी सरपंच की कुर्सी भी जाएगी और सेठ जी जेल भी जाएंगे। सेठ करोड़ीमल, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सुमन की बात में दम है। कानूनन तुमने ही ये खेल शुरू किया था। या तो तुम इसे अपना घर दो या फिर इसका हिसाब बराबर करो। नहीं नहीं, सुमन बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। तुम अपना ट्रैक्टर, अपनी जमीन और 500 सोने के सिक्के ले जाओ, बस मेरा घर छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं सेठ जी, आपने मेरे पिता की जान ली है। अगर आप बचना चाहते हैं तो मुझे अभी के अभी 1500 सोने के सिक्के देने होंगे और पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। सुनो लड़की, आज तो तुम जीत गई, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। हम दोनों एक एक झूठा किस्सा सुनाएंगे। शर्त यह है कि सुनने वाला उस किस्से को झूठ नहीं कह सकता, उसे सच ही मानना होगा। अगर सुनने वाले ने उसे झूठ कहा तो वो हार जाएगा। अगर मैं जीता तो तुम सब कुछ वापस करोगी, और अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें 1500 सोने के सिक्के और दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। सुनो सब लोग, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि आसमान से पानी की जगह सोने की बारिश होती थी। एक दिन मैं खेत में गया तो देखा कि एक छोटा सा बीज चमक रहा है। मैंने उसे बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पेड़ उगाया, लेकिन वो आम या नीम का पेड़ नहीं था। उस पेड़ पर पत्तों की जगह सोने के सिक्के उगते थे। जब हवा चलती थी तो सिक्कों की खनखनाहट से पूरा गांव गूंज उठता था। एक रात मैंने देखा कि उस पेड़ की जड़ से एक सुरंग निकल रही है। मैं अंदर गया तो वहां 7 सिर वाला एक सांप बैठा था, जो खजाने की रखवाली करता था। मैंने उससे कहा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा सेठ बनूंगा। सांप ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन से मेरे पेट से बकरियां निकलने लगी, जिन्हें बेचकर मैं अमीर बन गया। यही वजह है कि आज मैं इतना बड़ा सेठ हूँ। सेठ की यह अजीबोगरीब कहानी सुनकर गांव वाले हंसी रोकने लगे, लेकिन शर्त के अनुसार कोई भी इसे झूठ नहीं कह सकता था। सरपंच जी और गांव वालों, बहुत साल पहले की बात है। हमारे खेत में एक अद्भुत रुई का पेड़ उगा था। वो इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं बादलों को छूती थीं। उस पेड़ की रुई इतनी मुलायम और चमकदार थी कि उसे बेचने पर पूरा गांव अमीर हो सकता था। एक दिन मैंने अपने बड़े भाई को वो रुई लेकर शहर भेजा, लेकिन रास्ते में तेज आंधी आई और वो रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो सेठ करोड़ीमल के बगीचे में पहुंच गया। वहां सेठ जी ने उसे देखा और सोचा कि इतनी कीमती रुई अगर बाजार पहुंची तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मेरे भाई को अपने नौकरों से पकड़वा लिया और उसे अपने तहखाने में बंद कर दिया। क्यों सेठ जी, आपने ही तो मेरे भाई को वहां रोका था ना? फिर आपने उसे कभी लौटने नहीं दिया। बताइए सेठ जी, क्या? झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये कहानी सरासर झूठी है। बस सेठ जी, शर्त के मुताबिक आपने मेरी कहानी को झूठ कह दिया है, इसलिए आप ये मुकाबला हार चुके हैं। अब निकालिए मेरे 1500 सोने के सिक्के। ये लो लड़की, 1500 सोने के सिक्के, और जल्दी यहाँ से दुम दबाकर भाग जाओ, वरना मेरा खून खौल रहा है। अगर जल्दी मेरी नजरों से दूर नहीं हुई तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा, और आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन आप मेरी एक बात को गांठ बांध लो। कभी भी गरीब या कमजोर को दोबारा ठगने का प्रयास मत करना, क्योंकि एक किसान की बेटी का दिमाग आपकी बेईमानी की तिजोरी से कहीं ज्यादा कीमती है।
सुमन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ली, बल्कि सेठ के घमंड को भी धूल में मिला दिया। गांव में अब माधव का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था और